हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह कर रहे हो। ठीक है, तो कल आप लोगों का बोर्ड का रिज़ल्ट आया, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। लेकिन जिनका रिज़ल्ट अगर ख़राब है, मतलब मार्क्स ठीक ठाक नहीं आ पाए, तो उससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनका अच्छा है वो तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए। जिनका कम है, मतलब कम का मतलब कितना कम होगा, 60% 70% भी है तो घबराने की बात नहीं है। क्योंकि अभी जो हम लोग 10वीं पास करते हैं, तो 10वीं के बाद क्या होता है कि आपके पास बहुत होगा तो क्या होगा, एडमिशन होगा किस में, 11 में, फिर 12 करोगे, 11-12 में एडमिशन ले लेंगे, यानी आपके पास एक ऑप्शन है। लेकिन जब आप 12वीं पास कर जाएंगे, उसके बाद क्या, मेन टेंशन तब होगी जब आप 12वीं पास करोगे। अभी तो कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, 10वीं पास करना है, यानी जिसका मार्क्स कम है उनके लिए अभी 2 साल है टाइम। ये 2 साल में वो अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जिनका अच्छा आया है उनके लिए भी 2 ही साल टाइम है, तो उन्हें भी क्या करना होगा, क्योंकि इसके बाद जो है मेन अब शुरू हुआ है उनके लिए टेंशन। ये चीज़ अगर ये 2 साल अगर वो टेंशन लेके अगर अच्छा से पढ़ेंगे और उसको जो करना है, जो मेन है कि आप चाहते क्या है। मार्क्स 60% 70% भी है, काफ़ी है। आप देखोगे यूपीएससी क्लियर करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होंगे, देखोगे कि उनका मार्क्स बहुत कम रहता है, ठीक है, लेकिन क्या है फिर भी वो यूपीएससी क्लियर कर जाते हैं। मतलब क्या, मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो उसी तरीके से जिनका मार्क्स कम है या जिनका ज़्यादा है, दोनों के लिए ही अभी 2 साल का वक्त है। इस 2 साल में दोनों अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जिसका मार्क्स ज़्यादा आ गया तो वो ज़्यादा मुगलाते में ना रहें कि हमारा बहुत अच्छा आ गया है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि अब आपका मेन टेंशन अब शुरू होगा। क्योंकि अगर आपको जेई करना है या फिर नीट करना है, यानी मेडिकल करना है, या फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, आईआईटी या एनआईटी में जाना है, तो उसके लिए काफ़ी बड़ी भीड़ से आपको टक्कर लेनी होगी, ठीक है। वो भी 1-2 हज़ार नहीं, लाखों में होंगे। ये यहाँ पर तो क्या है कि इतना % मार्क्स क्रॉस करोगे, आपका परसेंटेज आ गया। लेकिन वहाँ पर ऐसा होता नहीं है। वहाँ पे क्या है, कंपटीशन है। मतलब अगर 300 सीट है तो ऊपर से 300 बंदे को उठाया जाएगा, बाकी चीज़ पीछे भाग गए गायब। थोड़ा सा 0.1 मार्क्स भी कम होगा तो आप बाहर हो सकते हैं। मैं खुद बाहर हुआ हूँ। एक एग्ज़ाम मैंने दिया था इंजीनियरिंग का, गेट का एग्ज़ाम, तो मेरा कट ऑफ गया था 28.15। अब मेरा मार्क्स आया था 28, यानी कि सोचो कितना मार्क्स से आया, 0.15 मार्क्स से मैं बाहर हो गया, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता है, ये बोर्ड वाला हालत नहीं है वहाँ पे क्योंकि लिमिट सीट है, उसके ऊपर से उठाते हैं, बाकी नीचे वाले सब गायब बाहर कर दिए जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको चाहते हो कि कुछ करना है, कि हमें अगर जैसे डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, तो मेहनत कीजिए। ये 2 साल अच्छे से मेहनत करेंगे और ज़रूर पहुँच जाएंगे। ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं पहुँचेंगे, ज़रूर पहुँचेंगे। लेकिन बस वही बात है कि आपको मेहनत करनी होगी। ओके, चलिए। लेकिन लग नहीं रहा है क्योंकि अभी तक ये पहला चैप्टर हमारा आज फिनिश होने जा रहा है, लेकिन आप लोगों का देख रहे हैं कोई रिस्पांस बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ कि आपका चैप्टर जैसे जैसे चलता है, 7-7 क्वेश्चन बनाएं, एक क्वेश्चन बैंक खरीद लें, 7-7 क्वेश्चन बनाएं, और जहाँ दिक्कत हो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबके पास मेरा नंबर भी है, तो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप करो कि ये क्वेश्चन नहीं बना, ये क्वेश्चन नहीं बना, मैं आपको फिर बताऊंगा। नहीं, अगर ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे तो मैं बाद आप एक लेक्चर शूट कर दूंगा उस पर, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम लोग लास्ट 2 टर्म बच गए हमारा मोल कंसेप्ट का, उसे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो आज ख़त्म करते हैं। चलो हेडिंग डालो, पार्ट्स पर मिलियन। हेडिंग डालो, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट में इसको लिखते हैं ppm, ठीक है। और दूसरा है पार्ट्स पर बिलियन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ppb, पार्ट्स पर मिलियन, और दूसरा क्या है, पार्ट्स पर बिलियन। ये दोनों टर्म हम कब यूज करते हैं, जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट का मतलब 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे लास्ट में है। कॉन्सेंट्रेटेड का सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि उसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है और बोलो वॉल्यूम क्या है, कम है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो शरबत,
शुगर सॉल्यूशन हम बनाएंगे अगर, तो शरबत बनाना है तो क्या करते हैं, चीनी कम लेते हैं, पानी ज़्यादा लेते हैं, तो वो सॉल्यूशन कैसा हुआ, शरबत किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन का, मतलब वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है, सॉल्यूट यानी शुगर क्या है, कम अमाउंट में है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जो मिठाई में डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, पाक बोलते हैं शायद, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है और वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, तो वो सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा, वो भी सॉल्यूशन है लेकिन वो क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो ppm और या ppb की बात करें तो ये टर्म हम यूज़ करते हैं किसके लिए, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। लिखोगे इसके बारे में, टर्म्स used for very dilute solution, that is amount of solute is very less compared to amount of solution। मतलब वेरी डाइल्यूट का सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, वो सॉल्यूशन जिसमें क्या होगा, सॉल्यूट का अमाउंट बहुत बहुत कम होगा, किसके कंपेयर में, सॉल्यूशन के कंपेयर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया कि ये टर्म कहाँ यूज़ करेंगे, बोथ फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के। ओके, तो पहला हम बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन का, पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm। इसका मतलब क्या है, इसका होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन आपको कितना लेना है, 10 to the power 6 ग्राम, और उसमें कितना अमाउंट है सॉल्यूट का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। सिमिलरली पार्ट्स पर बिलियन यानी ppb, ये क्या हो जाएगा बता दो, हाँ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, अब यहाँ मिलियन था तो हमने कितना लिया, 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लिया। अब यहाँ पे क्या है, बिलियन, तो कितना लोगे, 10 to the power 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था आपको ppm और ये है ppb। जल्दी से नोट करो, फिर इसका हम फॉर्मूला लिखाते हैं। लिख लिए, आजा। अब ये तो इसका हो गया डिफिनीशन। अगर हमें ये कैलकुलेट करना होगा तो हमें क्या चाहिए होगा, इसका फार्मूला चाहिए होगा। तो ppm बराबर होता है अमाउंट या फिर मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। ये हो गया आपको ppm, और दूसरा क्या है ppb, इसका भी क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू
10 टू द पावर 9। ये है दोनों ppm और ppb निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं उसको समझाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है 45 ppm MgCl2 सॉल्यूशन। क्या दिया है? 45 ppm MgCl2 सॉल्यूशन। तो इसका क्या मीनिंग निकलता है आपके पास? मीनिंग बताना है इसका। तो क्या मिलेगा यहाँ से सबसे पहले आपको मिलेगा एक चीज़, वो क्या मिलेगा? मास मिलेगा। किसका? सॉल्यूशन किसका है? MgCl2 का। तो मास किसका मिलेगा? MgCl2 का। कितना? 45 ग्राम। एक चीज़ मिलेगा ये। और क्या मिलेगा? और मिलेगा मास ऑफ सॉल्यूशन। कितना? 10 टू द पावर 6 ग्राम। क्योंकि यहाँ पे ppm, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 10 टू द पावर 6। अगर यहाँ पे ppb होता तो 10 टू द पावर 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या चीज़? मास ऑफ सॉल्वेंट। बता दो कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को घटा देंगे। तो क्या मिल जाएगा? सॉल्वेंट का मास मतलब सॉल्यूशन का मास कितना है? 10 टू द पावर 6। और सॉल्यूट का मास कितना है? 45। अब गौर करो, तो ये क्या है? 10 टू द पावर 6 है। ये कितना है? ओनली 45 है। तो इसके कंपेयर में ये कैसा वैल्यू? बहुत छोटा वैल्यू है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये लगभग किसके बराबर आ रहा है? 10 टू द पावर 6 से बराबर हो जाएगा। जब हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से अब देखो तो सॉल्यूट के कंपेयर में सॉल्वेंट का मास क्या होगा? ज़्यादा हो गया, या फिर सॉल्यूट के कंपेयर में सॉल्यूशन का मास क्या? बहुत ज़्यादा हो गया। इसलिए ये सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन हुआ? हाँ, कैसा हुआ? डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ। समझ में आ गया? ppm और ppb क्या मतलब है? ये कब यूज़ करेंगे हम लोग? जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट का मतलब उसमें सॉल्यूशन का मास क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। किसके कंपेयर में? सॉल्यूट के कंपेयर में। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। इस पर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो, अब अभी तक हम लोगों ने इतना टर्म पढ़ा है, उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारा काम बन जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो बहुत छोटा ही है। क्या? हाँ, 4-5 को तो पूछा गया है, ज़्यादा पूछा नहीं गया है। कह रहा है कि एक 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी भी दिया गया है 1.08 ग्राम पर ml। तो आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ppm और ppb। कर लेंगे? देखो कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन है लेकिन हम लोगों ने जितना पढ़ा है सब आ गया इसमें। आइए, तो कैसे करोगे? तो हमें क्या निकालना है? पहला क्वेश्चन हमारे पास है परसेंटेज वेट बाई वेट। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए और मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। यही था ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब दिया हुआ डेटा देखो तो क्या दिया हुआ है? 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन है। यही है ना? यही है। तो इससे आपको क्या क्या मिलेगा बता दो जल्दी से। तो यहाँ से आपको मिलेगा मोल ऑफ NaOH कितना? 2। और क्या मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 2 चीज़ मिलेगा। कितना? ये मिलेगा 1 लीटर या फिर 1000 ml। ठीक है, चूंकि हमें चाहिए क्या? यहाँ पर देखो वेट बाय वेट, यानी मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए और मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूट का मोल तो मालूम हो गया, तो यहाँ से आपको नहीं निकल जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, यानी मास ऑफ NaOH। कैसे निकलेगा? तो मोल बराबर क्या होता है?
गिवन मास बाय मोलर मास, तो हमें निकालना है मोलर मास, तो सॉरी मास निकालना है, तो मोलर मास इंटू मोल यानी 2 इंटू इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, देखो 23 प्लस 1 24 प्लस 16 कितना हो गया 40, तो ये हो गया 80 ग्राम, यानी सॉल्यूट का मास आपको आ गया कितना 80 ग्राम। और क्या चाहिए दूसरा, यहाँ पे नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन, तो देखो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना 1000 ml और डेंसिटी दिया हुआ है, तब मास नहीं निकल जाएगा, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, तो मास बराबर क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, तो डेंसिटी कितना है 1.08 और वॉल्यूम कितना है 1000। हमने 1000 क्यों लिया, क्योंकि देखो डेंसिटी क्या है ग्राम पर ml में है, अगर लीटर में होता तो हम एक ही लेते हैं, लेकिन चूंकि वहाँ पर क्या है ग्राम पर ml में है, इसलिए हमको यहाँ लेना पड़ेगा क्या ml लेना पड़ेगा, याद रखना बड़ा यूनिट पर बड़ा ध्यान से। तो इस तरह से ये मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, देखो तो 1080 ग्राम। अब देखो तो हमें दोनों चीज़ मिल गया, सॉल्यूट का भी मास मिल गया और सॉल्यूशन का भी मास मिल गया, तो हम क्या कर सकते हैं ये निकाल सकते हैं, तो परसेंटेज वेट बाय वेट बराबर क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 80 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 280 इंटू 100, तो कितना आ गया देखो तो 80 से 10 खत्म, ऊपर में बच गया 800 और नीचे में हो गया 108, जो भी वैल्यू आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, चलो जल्दी से नोट करो फिर दूसरा निकालते हैं। चले आइए, अब दूसरा में क्या है परसेंटेज बाय वॉल्यूम है ना, इसमें क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या यही है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है ये है, तो यहाँ डायरेक्ट ही निकल जाएगा। यहाँ पे हमें दूसरा की बात करें तो दूसरा क्या हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बराबर क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 80 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1000 ml इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 कट गया, कितना हो गया देखो तो 8%, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो फिर तीसरा बनाते हैं। दो हो गया, आइए तीसरा में क्या पूछ रहा है, देखो तीसरा में है मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या होता है, याद आ रहा है कुछ, कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमें क्या चाहिए सॉल्यूट का मोल चाहिए, तो वो तो यहाँ नजर आ रहा है, और क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो नहीं है लेकिन सॉल्यूट का मास मालूम है और सॉल्यूशन का मास मालूम है, तो सॉल्वेंट का मास नहीं निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, क्या करेंगे सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 1080 माइनस 80 कितना हो गया 1000 ग्राम, ये हो गया सॉल्वेंट का मास। ठीक है, अब आ जाओ फिर हम, अब इसका फार्मूला क्या था मोलालिटी का, बोलो मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है देखो 2 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन, अगर ग्राम में हो तो ऊपर में क्या है क्योंकि ये किस में आ रहा है ग्राम में, तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे में यहाँ पे कितना है सॉल्वेंट का मास 1000, तो ये कट गया कितना आ गया 2, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो फिर बाकी 3 को देखते हैं। हो गया, अब हमें निकालना है क्या है मोल फ्रैक्शन, किसका सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का क्या हमें क्या चाहिए होगा मोल चाहिए होगा और साथ ही सॉल्वेंट का भी मोल चाहिए होगा, तब क्या करोगे, तो सॉल्वेंट का मास निकल चुका है देखो यहाँ पे, अब हम लोग निकाल रहे हैं फोर्थ में क्या पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए,
इसके लिए चाहिए मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने का बताए थे, मोल फ्रैक्शन का तरीका क्या करना है हमें, हाँ जिसका मोल फ्रैक्शन निकाले थे उसका मोल लेना है, उसको डिवाइड करना है किससे, टोटल से। तो सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं, दो, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। जिसका निकाल रहे हैं उसके मोल को आप क्या करना पड़ेगा, टोटल, यानी सॉल्यूट के मोल से और प्लस सॉल्वेंट के मोल से। तो सॉल्वेंट का मोल तो नहीं मालूम, लेकिन सॉल्वेंट का मास मालूम हो गया, यहाँ कितना है 1000। तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय, बोलो, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो तो वैल्यू पुट करो, तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, देखो 2 प्लस नीचे में भी 2 और मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास मालूम कितना 1000। सॉल्वेंट कौन यूज होता है सॉल्वेंट के तौर पे, वाटर। तो क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। अब ये सॉल्व करके निकालो, जो वैल्यू आएगा वो आंसर। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो, फिर अगला देखते हैं। हो गया, आजा। अब ppm ये क्या है, ppm निकालने का फॉर्मूला क्या था, बोलो, ppm क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कहाँ, देखो यही है 80 ग्राम बाय, नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 280 ग्राम इंटू 10 to the power 6 एंड द लास्ट वन ppb, ये भी क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to the power 9, ये हो गया ppb। ठीक है, तो ये था हम लोगों ने जितना कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा उन सब पे मिला जुला के वो क्वेश्चन आ गया था, उसमें हम लोगों ने सब बना लिया। ठीक है, चलो लास्ट हम लोग का पर बच गया है H2O2 का स्ट्रेंथ कम निकालने का तरीका। तो जल्दी से नोट करो, फिर आगे देखते हैं। चलो, तो अब हेडिंग डालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 यानी हाइड्रो, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसके सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ हमें क्या करना है, निकालना है। तो H2 का जो स्ट्रेंथ होता है वो दो टर्म में जनरली एक्सप्रेस किया जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 solution is expressed in two ways। पहला है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, क्या है, पहला है वॉल्यूम स्ट्रेंथ और दूसरा है परसेंटेज स्ट्रेंथ। पहला वॉल्यूम स्ट्रेंथ, दूसरा परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो इससे स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को हम इन दोनों तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो एक पहले एक करके हम दोनों को देखेंगे, तो जल्दी से नोट करो, पहले इसको देखेंगे फिर इसको देखेंगे, क्या मतलब है इस, कैसे क्या करना है इसमें। ठीक है, चलो तो हेडिंग डालो वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ, सबसे पहला वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ, समझते चलना, इसका काम आपको थोड़ा जब इनऑर्गेनिक पढ़ोगे वहां पर ये आएगा, जब हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे ये चीज़ आता है, ये चीज़। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ O2 ऑब्टेन्ड, वॉल्यूम ऑफ O2 इन लीटर एट STP, वॉल्यूम ऑफ O2 इन लीटर एट STP ऑब्टेन्ड from
1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ O2 इन लीटर, कहाँ, एट STP पे, ऑब्टेन फ्रॉम 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसी को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं। मतलब कैसे हुआ समझो, जैसे कहीं पर लिखा होगा, ये सब जो है आपको H2O2 सॉल्यूशन मार्केट में मिलता है, ठीक है, तो उस पर लिखा होगा, जैसे देखो लिखा है ऐसे 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, ऐसा लिखा रहेगा, या फिर 10, 50 कुछ भी इस तरह से लिखा रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग समझना हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ से दो चीज़ मिल रहे हैं। क्या क्या मिल रहा है, पहला चीज़ मिल रहा है वॉल्यूम ऑफ O2, कहाँ, एट STP पे, कितना, 20 लीटर, कितना मिला है, वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP कितना, 20 लीटर, यानी 20 वॉल्यूम H2O2 लिखता है। अगर यहाँ मान लो 20 की जगह पर लिख देता 50 वॉल्यूम, तब यहाँ पे कितना आ जाता, 50 लीटर आ जाता। 20 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, पहला मीनिंग हमारे पास क्या आया कि वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP पे कितना मिल गया है, 20 लीटर मिल रहा है, और इसके साथ साथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर। दो चीज़ यहाँ से हमें मिलता है। 20 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP कितना, 20 लीटर, और साथ में क्या मिल रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 1 लीटर। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इसी को कहते हैं। तो जल्दी से नोट करो, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, उसके साथ आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। चलो जल्दी से नोट कर लिए, चलिए क्वेश्चन लिख लो तो जल्दी से। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ, फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.6 मोलर H2O2 सॉल्यूशन। ठीक है, आपको क्या करना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है, और सॉल्यूशन क्या है, 1.6 मोलर है H2O2 सॉल्यूशन। अब आइए कैसे करोगे, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालते, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अभी हम लोग पढ़ा, क्या है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, हमें O2 का वॉल्यूम मिल रहा है किसमें, लीटर में, कहाँ पे, STP पर, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन कितना चाहिए, 1 लीटर चाहिए। ठीक है, यही है वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ। अब इसमें आपको दिया कितना है, 1.6 मोलर H2O2 सॉल्यूशन दिया है, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो देखो होता कैसे है समझो, H2O2 जो होता है, ये अगर हीट करोगे, ठीक है, इसको क्या करोगे, हीट करोगे, या फिर लाइट के प्रेजेंस में छोड़ दो, सनलाइट पड़ेगा इस पर, ये टूट जाता है। ठीक है, क्यों टूटता है, ये सब हम लोग आपको बाद में बताएंगे जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे तब, वहाँ पे इसमें क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है, इसकी वजह से जल्दी टूट जाता है ये। ठीक है, तो H2O2 जो है ये टूटता कैसे है, H2O, और साथ ही साथ यहाँ पे O2 भी रिलीज होता है। देखो H2O2 क्या हो रहा है, हीट जब करते हैं तो क्या बन दे रहा है, H2O, और साथ में हाफ O2। अभी इस रिएक्शन को गौर करो, तो इस रिएक्शन को गौर करके यहाँ पर देखो तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, और इसके सामने 0.5, तो यानी 1 मोल H2O2 सॉल्यूशन है, और यहाँ पर देखो तो कितना है, 0.5 मोल O2 है। हमें क्या चाहिए, हमें O2 का स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या, कि O2 कितना रिलीज हो रहा है, यही है क्वेश्चन। तो देखो, तो 1 मोल H2O2 कितना दे रहा है, 0.5 मोल O2 दे रहा है। 1 मोल H2O2 कितना दे रहा है, 0.5 मोल O2 दे रहा है। अब वो जो दिया है उस पर आते हैं, तो वो क्या दिया हुआ है, 1.6 मोलर H2O2 सॉल्यूशन, यही है ना। तो यहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा, बोलो, एक काम करो, इधर ले चलो, यहीं पर लिख सकते, कोई बात नहीं। यहाँ से बोलो क्या मिलेगा, मोल मिलेगा ऑफ H2O2 कितना, 1.6, और क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 1 लीटर। तो
तो हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो निकाल रहे थे वहाँ पे भी देखो तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिए हैं 1 लीटर, तो 1 लीटर तो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी बचा यहाँ पे आपको मोल दिया है H2O2 का कितना 1.6, यहाँ पर देखो 1 मोल दे रहा है 0.5 देता है मोल O2, तो 1.6 मोल कितना देगा बोलो, 1.6 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 0.8 मोल O2, ठीक है। तो ये आपको निकल गया किसका, O2 का मोल निकल गया कितना 0.8, लेकिन हमें किस में निकालना है इसको, वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का डिफिनीशन पढ़ो, क्या है, वॉल्यूम ऑफ O2 इन लीटर एट STP। तो वॉल्यूम यहाँ तो देखो मोल निकल गया है STP पे, तो यहाँ से आप क्या करोगे, वॉल्यूम नहीं निकाल लोगे, तो N बराबर वॉल्यूम इन लीटर बाय 2.4, तो बोलो कितना हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर 22.4 इंटू मोल कितना है 0.8, ये जो भी वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, एक बार फिर समझाते हैं। हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था, पहले से हमें मालूम होना चाहिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, तो वॉल्यूम कितना, O2 का वॉल्यूम कितना रिलीज हो रहा है, कहाँ पे, STP पर, किस में, लीटर में, कहाँ से, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से। समझना फिर से बता रहा हूँ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ O2 रिलीज हो रहा है किस में, लीटर में, कहाँ पे, STP पे, कहाँ से, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। यानी हमें सॉल्यूशन कितना लेना होगा, हर हाल में 1 लीटर होना चाहिए। आइए, तो आपको दिया था 1.6 मोलर H2O2 सॉल्यूशन दिया था और इसका पूछा था कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा। तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको H2O2 का मोल कितना मिलता है 1.6 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मिलता है 1 लीटर। तो 1 लीटर तो हमें चाहिए ही सॉल्यूशन, तो 1 लीटर तो है। अब इस तरह से मोल आपको कितना मिल गया है 1.6 मोल। अब आइए, तो H2O2 जो होता है हीट करने पे इस तरह से ब्रेक डाउन होता है उसका H2O प्लस हाफ O2 में। तो अब देखो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाओ, तो यहाँ पर देखो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, और वहाँ पे ऑक्सीजन के सामने 0.5, तो 1 मोल H2O2 देता है 0.5 मोल। तो आपके पास कितना मोल है 1.6, तो 1.6 मोल कितना देगा 1.6 इंटू 0.5 कितना 0.8 मोल। यानी आपको इस 1.6 मोलर H2O2 सॉल्यूशन लोगे तो आपको ऑक्सीजन का मोल कितना मिल रहा है 0.8 मोल मिल रहा है। लेकिन हमें किस में निकालना होता है, वॉल्यूम इन लीटर एट STP। तो मोल मालूम हो गया तो वॉल्यूम निकालना ही लेंगे इस तरह से। तो यही हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया। चलिए, तो ये था वॉल्यूम स्ट्रेंथ। दूसरा टर्म बच गया है, क्या है, परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो जल्दी से नोट करो और बताते हैं। चलो, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया। दूसरा तरीका क्या है H2O2 सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का, परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ ये क्या है, ये है मास ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, मास ऑफ H2O2 सॉल्यूशन किसमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ये निकालेंगे कैसे, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम बराबर मास ऑफ H2O2 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इन ग्राम इंटू 100। ये है आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालने का फार्मूला। अब इसका जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, आपको दिया गया है 30% वेट बाय वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन। बोलो इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा डेटा, जल्दी से बता दो। हाँ, क्या मिलेगा,
30 ग्राम मास ऑफ H2O2 मिलेगा। कितना बोलो? हाँ 30 ग्राम। और क्या मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 100 ml यह मिलेगा। तो परसेंटेज 30% स्ट्रेंथ का मतलब यही होता है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो, फिर इस पे क्वेश्चन एक करते हैं, बस समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आजा। एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड वेट परसेंटेज, वही मास परसेंटेज, वेट परसेंटेज ऑफ 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। ये है आपका क्वेश्चन। आपको वेट परसेंटेज पूछ रहा है और 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन दिया है, तो कैसे निकालोगे? तो इसको निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सॉल्यूट यानी H2O2 का मास चाहिए, और क्या चाहिए बोलो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। किसमें? ml में चाहिए। यही चीज़ चाहिए ना, यानी दो चीज़ चाहिए हमें। और हमें जो दिया डेटा उससे हम क्या करेंगे? पहले निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए। क्या क्या? सॉल्यूट का यानी H2O2 का मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? इन ml में। और दिया हुआ डेटा से मतलब निकालो तो क्या है? 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन। बता दो जल्दी से इसका मतलब। हम लोग अभी अभी पढ़ा था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ यही है ना। तो बताओ क्या मिलेगा यहाँ से? यहाँ से मिलेगा वॉल्यूम ऑफ O2 कितना? 10। कितना? कहाँ? कितना? लीटर। कहाँ पे? एट STP पे। और भी कुछ मिलेगा बोलो? हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? बोलो जल्दी से। कितना? हाँ 1 लीटर यानी 1000 ml। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए इस ml में। तो ये तो नजर आ गया। कितना? 1000 ml आ गया। अब हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूट। किसका? H2O2 का मास चाहिए। तब यहाँ से हमें क्या करना होगा? निकालना पड़ेगा। कैसे? देखो तो H2O2 किस तरह से ब्रेक करता है? H2O प्लस हाफ O2 ऐसे ब्रेक करता है। स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करो तो यहाँ पे कितना है? 1 मोल और यहाँ पे 0.5 मोल। तो अब क्या करना होगा? हमें इसका मास निकालना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? मोल निकाल लेंगे। तो देखो तो 0.5 मोल मिलता है कहाँ से? 1 मोल H2O2 से। फॉर सिंस 0.5 मोल O2 obtained from 1 मोल H2O2, तो 1 मोल कितना से मिलेगा? 1/0.5 मोल। हमें किसका? H2O2 का मास निकालना, तो वहाँ से मोल निकलेगा। तो आपको दिया कितना है? देखो 10 लीटर है। हम लोग बात किस में कर रहे हैं? मोल में। तो क्या करेंगे? इसको भी मोल में कन्वर्ट करेंगे। किस पे है? देखो STP पे। तो करना तो आता है हमें। क्या करोगे? 10/22.4 मोल H2O2 देगा 1/0.5 इंटू 10/22.4। तो देखो तो कितना आया? ये जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 2 ऊपर काट के करो तो देखो तो कितना आ जाएगा? ये जाएगा 5 गुना 10, ये हो गया 11.2। देखो ना, होगा ना 5/10 1/2 ये करेंगे, यानी 10/11.2 हो गया। ये आपको क्या मिल गया? H2O2 का मोल मिल गया। हमें निकालना क्या है? उसका मास। तो क्या करोगे? मास में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर में क्वेश्चन मिटा दें, आ जाओ।
तो मोल ऑफ H2O2 आपको कितना आ गया है 10/11.2। तो मास कितना हो जाएगा बोलो, इसको क्या करेंगे मोलर मास से गुना करेंगे 11.2 इंटू मोलर मास। H2O2 का मोलर मास 16 दूना 32 है 2 34, कितना हो गया 340/11.2। तो ये आपको आ गया मास ऑफ H2O2। ओके, अब हमें क्या निकालना है परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो हम मिटा सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, नहीं यहाँ ले लेते हैं, चल इधर आ जा। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ बराबर क्या था बोलो, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना देखो तो 340/11.2 है ना, इनटू नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कितना है 1000 और इनटू ऊपर में 100। तो देखो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 इसके साथ आ गया, तो कितना हो गया 340/112। तो डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 3.04%। ये है आपका आंसर। तो देखो तो ये हो गया आपका परसेंटेज यानी वेट पर स्ट्रेंथ निकालने का किसका H2O2 का सॉल्यूशन। तो ये था आपको मोल कंसेप्ट और ये यहीं पर फिनिश होता है। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उलट करके बनाए हैं, याद रखना ध्यान से। ये चीज़ अभी हम लोग याद है स्टाइकोमेट्री पढ़े थे तो वहाँ पे पहले इधर से आते, हम बताए थे आपको कि इधर से भी इधर जा सकते हैं, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। तो यहाँ पर ऐसा सिचुएशन आया कि हमको इधर से उधर जाना पड़ा। ठीक है, चलिए तो ये था मोल कंसेप्ट। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे में जितना क्वेश्चन बना सकते हो बनाओ। इसमें एक टर्म हमारा बच गया है, वो है नॉर्मलिटी टर्म। तो नॉर्मलिटी हम चूंकि यहाँ पर इसलिए नहीं पढ़ाए हैं क्योंकि उसको निकालने के लिए हमें n फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, और n फैक्टर के बारे में अगर हम अभी पढ़ाएंगे तो फिर हमारा ये चैप्टर और लंबा हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए हमें फिर रिडॉक्स रिएक्शन पे जाना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, वहीं पर उस नॉर्मलिटी को क्लियर करेंगे। ठीक है, बस एक टर्म बच गया है, कौन सा नॉर्मलिटी। बाकी कंसंट्रेशन टर्म हमने पूरा पढ़ लिया है, और ये कंसंट्रेशन टर्म जो आप लोग पढ़े हैं इसका इस पर क्वेश्चन खूब आते हैं, और इसका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जब आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खूब क्वेश्चन बनाएं और जितना जहाँ दिक्कत हो हमसे पूछें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।